हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के बारे में। ये जो राज्यसभा है इसको परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 35-40 मिनट की लगभग क्लास होने वाली है। इस पे हम उन सभी बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो राज्यसभा से संबंधित पेपर में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जिस जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी को नज़र में रखते हुए आज हम इस क्लास को बनाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारी संसद का दूसरा हाउस है राज्यसभा, ये जो राज्यसभा है इसे राज्यसभा क्यों कहा जाता है। राज्यसभा से ही पता चल रहा है कि ये राज्यों की सभा है, यानी ये संसद केंद्र में, यानी जो संसद है केंद्र में उसका एक सदन है राज्यसभा, जो भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम राज्यसभा की बात करें, ये जो राज्यसभा है ये संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है। क्योंकि हमने कल जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि ये इस तरीके से हमें याद करना है सरल। यहाँ स से मतलब है संसद, यहाँ र से मतलब है राज्यसभा और यहाँ ल से मतलब है लोकसभा। और ये जिस तरीके से क्रम दे रखा है उसी तरीके से यहाँ आर्टिकल दे रखे हैं 79, 80, 81। इसी तरीके से आप याद कर लेना। यानी ये जो राज्यसभा है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, 80 में इसका उल्लेख दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इस राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा कि इसमें संरचना के बारे में दे रखा है, यानी राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस आर्टिकल में। जिस हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, इस राज्यसभा को पहले हाउस ऑफ यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी इसको राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। लेकिन इसका नाम बदल के राज्यसभा कब हुआ, तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले ये करना है कि ये राज्यसभा गठित कब हुई, यानी राज्यसभा का गठन कब किया गया। राज्यसभा के यदि गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को जब इस राज्यसभा का गठन हुआ तो इसकी प्रथम बैठक, इस राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। यानी जिस समय लोकसभा की पहली बैठक हुई थी उसी समय राज्यसभा की पहली बैठक हुई, लेकिन दोनों के गठन की डेट अलग है। ये 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई और लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई। लेकिन ये जो राज्यसभा है जब इसका गठन हो रहा है और इसकी प्रथम बैठक हो रही है तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स से नाम बदलकर इसका 23 अगस्त 1954 को इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम राज्यसभा रखा गया। तो राज्यसभा इसका नाम कब से हुआ है, तो राज्यसभा इसका नाम 23 अगस्त 1954 से इसका नाम राज्यसभा हुआ है। पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वनडे एग्जाम जब
वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जब क्वेश्चन यानी एक एक दो दो क्वेश्चन जिस पेपर में बनते हैं संविधान से या किसी भी सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया। तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसी के संदर्भ में यदि बात करें कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब से पड़ा है, तो राज्यसभा का नाम राज्यसभा 23 अगस्त 1954 से पड़ा है। तो ये तीनों की तीनों डेटें हमें विशेषकर याद रखनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं आगे बात करें, ये जो राज्यसभा है इसमें कुल कितनी सीटें हैं, यानी राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या, यदि हम राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 है। लेकिन 250 तो ये जिस तरीके से दे रखी है जिसमें हम राज्य प्लस यूटी की बात करें तो ये 238 तो आएंगी आपकी राज्य और यूटी से। वहीं हम बात करें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 12 सदस्य। इस तरीके से यहाँ राज्यसभा में टोटल जो सदस्य हो जाएंगे वो 250 हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में ये कंडीशन है कि राज्यसभा की 245 सीटों पर चुनाव होता है। 245 सीट होती हैं राज्यसभा में, लेकिन 245 जो सीट हैं इसमें से 233 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, वहीं यदि हम बात करें 12 सदस्य ये मनोनीत होते हैं। तो वर्तमान की जो प्रक्रिया अगर देखी जाए तो वर्तमान में प्रक्रिया राज्यसभा की इस तरीके से है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं तो 250 हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे? 238 और मनोनीत कितने होंगे? 12। इस तरीके से टोटल 250 सीटें राज्यसभा में हो जाती हैं। लेकिन वर्तमान में ये आंकड़ा ये कहता है कि 245 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा। इसमें से 233 सीटों पर तो आपका निर्वाचित होंगे ये सदस्य और 12 सदस्य मनोनीत होंगे। लेकिन बात ये आ रही है कि हम 250 की बात करते करते हम 245 पर क्यों आ रहे हैं? ये 5 सदस्य कहाँ चले गए? जिन हम 5 सदस्यों को छोड़ करके पढ़ना चाह रहे हैं वो 5 सदस्य कहाँ चले गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे पीओके कहा जाता है। पीओके में उस तरीके से उतनी जनसंख्या है, ये कहा गया है कि जब कभी भी भविष्य में हम पीओके को भारत में मिलाएंगे तो वहां से हमारे 5 राज्यसभा के सांसद चुन करके आएंगे। तो ये जो 5 कम जो पढ़ रहे हैं, हमने कल लोकसभा में जो बताए थे 552, उसमें से हम पढ़ रहे थे 545। जो 7 सदस्य हम छोड़ रहे थे वो पीओके में छोड़ रहे थे लोकसभा के लिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो कितने सदस्य? 5 सदस्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आंकड़ा है जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं और ये सभी के सभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करें कि ये जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्यसभा है अपनी, इस राज्यसभा की यदि हम बात करें, इस राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है फिलहाल में 245 है। इस पर चुनाव होता है राज्यसभा में। इसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं।
निर्वाचित होते हैं और यहाँ ये जो 12 सदस्य हैं ये मनोनीत होते हैं। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है? तो 80(3) में दे रखा है इसके बारे में जानकारी। तो ये जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, अगर पूछे आपसे कौन करता है तो राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है या किसी की सलाह से या कोई नाम लिख के देता है तो उसके कहने से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति करता है ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब बात ये आती है कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे ये प्रक्रिया कहाँ से ली है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रक्रिया भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली है। राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करेगा, इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? 80(3) में दे रखा है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे, ये प्रक्रिया कहाँ से ली है? किस देश के संविधान से लिए? आयरलैंड के संविधान से। यदि हम यहाँ निर्वाचन की बात करें तो ये जो 233 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में यानी 233 सदस्य का जो निर्वाचन होता है ये प्रक्रिया कहाँ से, किस संविधान से ली है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यानी राज्यसभा में जो सदस्य हैं जिन्हें हम 2 खेमों में बांट रहे हैं, दोनों के दोनों अलग अलग संविधान के अलग अलग देश के संविधान से प्रावधान लिए गए। अगर मनोनीत की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा इस बात की जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 80(3) में दे रखी है। अब हम बात करें कि ये जो राष्ट्रपति 12 सदस्य जो मनोनीत करता है ये कहाँ से मनोनीत करता है? कौन सदस्य होते हैं ये? किस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं? और वो क्षेत्र पूछे जाते हैं पेपर में। यानी राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं उनके बारे में वो क्षेत्र पूछना चाहता है। यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं ये 12 सदस्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ लिखा हुआ है कि साहित्य, यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है विज्ञान, यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कला और चौथा लिखा हुआ है समाज सेवा। या चौथा पॉइंट लिखा हुआ है समाज सेवा। यानी राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है वो जिस क्षेत्र से आते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी संविधान के आर्टिकल 80(3) में दे रखी है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करेगा वो क्षेत्र कौन से हैं। तो वो क्षेत्र साहित्य है, वो क्षेत्र विज्ञान है, वो क्षेत्र कला है और वो क्षेत्र समाज सेवा है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है इन 4 क्षेत्रों से किस तरीके से लेता है? वो 3 साहित्य से, 3 विज्ञान से, 3 कला से या 3 आपके समाज सेवा से। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये क्लियर है कि इन चारों में से वो किसी एक क्षेत्र से 12 हो सकते हैं,
किन्हीं 3 क्षेत्रों से 12 हो सकते हैं, 2 क्षेत्रों से 12 हो सकते हैं, या किसी क्षेत्र से 1, किसी क्षेत्र से 5, ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ आंकड़ा फिक्स नहीं है कि किस क्षेत्र से कितने आएंगे, लेकिन ये क्षेत्र जो कहे गए हैं, अगर वो साहित्य से आ रहा है तो इसका मतलब है वो साहित्य में एक्सपर्ट होना चाहिए। इस राज्यसभा में हम उन एक्सपर्ट लोगों को लेना चाहते हैं, उन विशेषज्ञ लोगों को लेना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से वो आए उस क्षेत्र में वो माहिर हों। यदि हम विज्ञान से ले रहे हैं तो वो वैज्ञानिक होने चाहिए राज्यसभा के लिए। अगर हम कला से ले रहे हैं तो वो कलाकार होने चाहिए, कला में एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर हम समाज सेवा से ले रहे हैं तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किया होगा, उसे हम समाज सेवा की तरफ से राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 12 सदस्य मनोनीत की बात कर ली। अब बात ये आती है कि ये जो 4 क्षेत्र से 12 सदस्य आएंगे उनके नाम कौन देता है राष्ट्रपति को? तो मंत्री परिषद देती है। और मंत्री परिषद जब राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिला देते हैं। कई बार विवाद हुआ है। एक बार तो कोर्ट में चला गया था फैसला सचिन तेंदुलकर के मनोनयन को लेकर, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर 2012 में राज्यसभा के सांसद बने थे तो उनके मनोनयन को लेकर के कोर्ट चले गए थे। जब कोर्ट में इनके मनोनयन का निर्णय गया तो कोर्ट ने यहाँ सादा खुले शब्दों में ये कह दिया कि ये जो हमारे संविधान सभा के जो निर्माता थे उनकी जो भावनाएं जो कहना चाह रही थी, भले ही यहाँ 4 शब्द हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि राज्यसभा में वो व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये 4 क्षेत्र तो लिख दिए हैं, इसीलिए सचिन तेंदुलकर थे वो क्रिकेट के एक्सपर्ट थे, क्रिकेट के भगवान थे, इसीलिए उन्हें इस रास्ते से लाया गया है। इसलिए इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। तो जो सचिन तेंदुलकर का जो मनोनयन था वो बाकायदा 6 वर्ष तक रहे और बाद में वो रिटायर भी हो गए थे 2018 में जा करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये यहाँ से 12 सदस्य मनोनीत तो होते हैं। अब हम बात करने वाले इन 233 सदस्यों के बारे में। इन 233 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है? ये जो 233 सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन होता है वो अलग अलग राज्यों से आते हैं। जिसमें हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी से राज्यसभा से, यानी यूपी में राज्यसभा की सीट अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितनी है? 31। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है, यूपी में विधानसभा की 403 सीट है, यूपी में विधान परिषद की 100 सीट है, यूपी में राज्यसभा की कितनी है? 31। अब ये 31 की 31 सीट राज्यसभा में पूरी एक साथ नहीं जाएंगी, ये 31 सीट इस तरीके से जाएंगी, यानी 10 + 10 + 11 इस तरीके से ये राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा में पहले 10 जाएंगे, फिर 10 जाएंगे, फिर 11 जाएंगे। इस तरीके से राज्यसभा में सीटों का, जैसे मान लो राजस्थान को मान लो आप, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 10 सीटें हैं राज्यसभा की। इन 10 सीटों में से पहले 3 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे। इस तरीके से राजस्थान में और अपने उत्तर प्रदेश में इस तरीके से ये राज्यसभा की सीटें यानी चुनाव होकर के जाते हैं। अब आप कह रहे होगे ये किस तरीके से जाते हैं, कोई फॉर्मूला है या किस तरीके से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो राज्यसभा की सीटों का जो चुनाव होता है 233 सीटों पे, वो जो प्रक्रिया है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, इस तरीके से मैं लिखा हुआ है। वहां उसके पीछे न तो खुला न बंद,
कुछ नहीं लिखा हुआ है, गुप्त और खुला हुआ कुछ नहीं लिखा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पहले चुनाव होता था राज्यसभा की सीटों का तो गुप्त होता था। गुप्त इसलिए होता क्योंकि जब दिखा के डालेंगे तो एक तरह से ऐसा होगा कि किसको डाल रहे, एक रंजिश सी बनती है। लेकिन हकीकत बात ये थी कि पहले क्या था कि जब गोपनीय वोट डलता था तो राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति चुनाव जीत चुके हैं जो न तो किसी की पार्टी का समर्थन मिला था, न किसी झंडे तले जीत के आए थे, न किसी दल का समर्थन था, वो केवल पैसे के दम पर चुनाव जीत गए। तो इस वजह से संसद ने ये बदल दिया सब कुछ, और संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो लिखा है उसमें ये और जोड़ दिया कि राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो खुला पद्धति के आधार पे होगा। खुला पद्धति के आधार पे इसलिए होगा कि वो दिखा करके वोट डालेंगे। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मतदान प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। मतदान प्रणाली, ये राज्यसभा की सीटों का चुनाव होता है। अगर हम यहाँ पर आंकड़ा करें तो यहाँ पर जो मतदाता यानी मतदान संख्या इस तरीके से, और यहाँ लिखा हुआ है .+1 और यहाँ लिखा हुआ है +1। इस तरीके से जब हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो राजस्थान में जो सीटें हैं टोटल, यहाँ पे हमने लिख देंगे 200, यानी विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों का जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी करते हैं। राज्यों की जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं वो इनका चुनाव करते हैं। तो 200 ऊपर रख लिए, और वहाँ एक बार में कितने जाएंगे, 3 +1 इस तरीके से यदि मैं यहाँ 200 देखूँ, 200 ऊपर और नीचे हो जाएगा 4 +1, इस तरीके से ये 50 बार जाएगा, 50 बार 50 और प्लस कितना हो जाएगा 51। यानी 3 सदस्य जो राज्यसभा में जाएंगे राजस्थान से, उनके लिए निश्चित कोटा अनुपात कितना होना चाहिए, 51। यानी जिस पार्टी के पास 51 विधायक होंगे उस राज्य के 3 राज्यसभा राज्यसभा में जाएंगे। वहीं हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेम सीटें रखेंगे ऊपर। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 403। नीचे एक बार में कितने जाएंगे, ये 10 रख लिए, +1 ये फॉर्मूला है। यहाँ 403 ऊपर और नीचे आ जाएंगे 11 +1। इसका अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ पर ये 37 पॉइंट कुछ चला जाएगा। इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ कितना विधायक आ गए, 38। यानी जिस किसी पार्टी के पास 38 विधायक होंगे उसके 10 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 38 विधायक की अगर बात करें तो इसी तरीके से यहाँ अगर अनुमान लगा लेंगे कि एक विधायक के लिए एक सांसद के लिए कितने विधायकों की आवश्यकता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश से जब एक बार में 10 राज्यसभा के सांसद चुनाव होकर के जब राज्यसभा में जाते हैं तो निश्चित अनुपात कितना होना चाहिए, लगभग 38 विधायक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आपने समझ लिया होगा। लेकिन आप इस बात को याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, वही सेम उपराष्ट्रपति के एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तीसरी जो प्रक्रिया हमने राज्यसभा के सदस्यों की देखी है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मतदान प्रणाली। यहाँ तक तो तीनों का सेम है, और यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का गुप्त है, लेकिन यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कैसा है, खुला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें
कि ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा, इसका कोई कार्यकाल होता है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जिस हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, जिस हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, इस राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। यदि हम देखें कि राज्यसभा के सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन एक आंकड़ा है उस तरीके से लगा लिया है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इस वजह से आंकड़ा लगा लिया है कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इस तरीके से एक सदस्य का जो समय है वो 1958 में पूरा 6 वर्ष का बैठ रहा था। लेकिन यहाँ कुछ सदस्य ऐसे थे कि उन्हें पूरे 6 वर्ष होने से पहले ही हटाया गया, क्योंकि उन्हें एक परमानेंट हाउस सर्किल के तौर पे चलाना था। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जब पहले यानी 2 वर्ष बाद ही 1/3 सदस्यों को हटाया गया, तो उनको हटाया कैसे गया था, कैसे वो माने थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बाकायदा लॉटरी निकाली गई। लॉटरी में जिन व्यक्तियों के नाम थे उन्हें 1954 में यहाँ से हटा दिया गया। 1954 में हटा दिया गया। फिर वैसे ही आगे लॉटरी निकाली 56 में, यहाँ से फिर 1/3 सदस्यों को हटा दिया गया। अगले व्यक्तियों को हटाने के लिए कोई लॉटरी निकालने का आदेश नहीं था, क्योंकि उनका ऑलरेडी कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष होने ही वाला था। इस वजह से ये 1/3 हटे और यहाँ 1/3 इनकी जगह पे आए। जैसे ये हटे, इनकी जगह पे 1/3 यहाँ आए, और जैसे यहाँ 58 में हटे, यहाँ 1/3 आ गए। तो इस वजह से 1/3 हटते हैं, 1/3 आ जाते हैं, 1/3 हटते हैं, 1/3 आ जाते हैं। तो इसी वजह से जैसे 1/3 हटे, 1/3 हटे, और जैसे ही 1/3 हटेंगे फिर अगले 1/3 आ जाएंगे, फिर अगले 1/3, फिर अगले 1/3, ऐसे ही 2-2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में 1/3 हटेंगे, उनकी जगह 1/3 आ जाएंगे। फिर अगले 2 वर्ष में 1/3 हटेंगे, उनकी जगह पे फिर 1/3 आ जाएंगे। फिर अगले वर्ष में 1/3 हटेंगे, फिर अगले यानी 1/3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर इन्हें जोड़ा जाए तो ये तो हो रही है यहाँ 6 वर्ष। अगर इनको जोड़ा जाए तो आधार समान होता है, तो इनका लासा वही होगा, और ऊपर के जो वो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ तीनों जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और जैसे ये जुड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा। यानी एक कार्यकाल सदस्य पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा लेता है। तो यहाँ से हमने ये निकाला है, हालांकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन उसमें जो लिखा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे। इस तरीके से हमने ये आंकड़ा लगा लिया है कि एक सदस्य को कार्यकाल पूरा होने में 6 वर्ष लगेंगे। इस वजह से राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने राज्यसभा की सीटें देखी हैं कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 233, जिनमें चुनाव होता है, और 12 सदस्य वो जो मनोनीत होते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। यहाँ अगर हम बात करें कि ये जो राज्यसभा की सीटें हैं किस राज्य से कितनी आएंगी, इस बात की जानकारी संविधान की अनुसूची
संविधान की अनुसूची 4 में है। यानी किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, ये किस अनुसूची में दे रखा है, 4 में दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आपने समझ लिया। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि ये जो राज्यसभा है इसका जो सभापति है वो कौन होता है। सभापति यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा निम्नलिखित में से व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन उस सदन का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। तो वो कौन है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता जिस सदन का वो सभापति है। मेरे प्यारे दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर राज्यसभा में किसी भी बात पर दोनों यानी अगर इस कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वहां दोनों के मत बराबर हो जाते हैं तो फिर निर्णायक मत कौन देता है, ये सभापति, उपराष्ट्रपति तो उसका सदस्य नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भले ही उस राज्य का यानी उस राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन उस राज्यसभा का सभापति तो है, पदेन सभापति तो है। तो उपराष्ट्रपति भले ही राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन उसके सभापति के रूप में जो कार्य कर रहा है उस वजह से उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। एक क्वेश्चन तो ये। अगला प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो इसके संबंध में पहल कौन करता है। तो यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है, इसको हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहल राज्यसभा करती है। राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और फिर भेजती है लोकसभा में। लोकसभा के बारे में केवल इतना लिखा हुआ है कि लोकसभा की सहमति आवश्यक है। यानी राज्यसभा जो पहल करेगी वो अपने तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत और पास करके उसको भेज देगी राज्यसभा लोकसभा के पास। लोकसभा अपनी उसकी सहमति से जब ये सहमति उसको दे देगी तो यहाँ उपराष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर हम आगे बात करें राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित, यदि ये राज्यसभा के सदस्य अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों संसद के 2 हाउस हैं, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। यदि लोकसभा सदस्य है तो ये स्पीकर को अपना त्यागपत्र देगा। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो ये उपराष्ट्रपति सभापति को अपना त्यागपत्र देगा। ये दोनों अगर त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा सभापति यानी उपराष्ट्रपति को। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। अगर हम यहीं पर बात करें कि इन सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, चाहे वो राज्यसभा है चाहे वो लोकसभा है, तो आर्टिकल 99 के अनुसार राष्ट्रपति इन सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे श्री भर्तृहरि मेहताब, जो उड़ीसा के लोकसभा सांसद है बीजेपी की सीट से। इससे पहले जो 17वीं लोकसभा चल रही थी उस समय राज्यसभा के जो लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बने थे वो थे वीरेंद्र सिंह,
मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम आगे राज्यसभा से संबंधित बात करें कि संविधान का आर्टिकल 101 का जो पॉइंट 4 है, इसमें लिखा हुआ है यदि संसद का कोई भी सदस्य सदन के चलते समय पे वो 60 दिन अनुपस्थित होता है तो अयोग्य घोषित किया जाएगा। अयोग्य यानी अयोग्य उसको घोषित किया जाएगा। अगला पॉइंट अगर हम ये देखें कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है और वो नया निर्वाचित होकर आया है और वो शपथ के समय पर नहीं पहुंचा, शपथ नहीं लिए, तो प्रतिदिन के हिसाब से उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शपथ से अनुपस्थित हो गया है तो प्रतिदिन के हिसाब से कितने रुपए का जुर्माना लिया जाएगा? 500। यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक अनुपस्थित हुआ है, आर्टिकल 101 का 4 ये कहता है कि उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे जो संविधान कहता है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में ये कहता है कि ये जो राज्यसभा है इसको स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कहा जाता है। इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। यहीं अगर हम बात करें, इसी राज्यसभा को पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है। पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है। इसी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसी राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो स्थायी सदन है, ये जो द्वितीय सदन है, पढ़े लिखों का सदन है, उच्च सदन है, राज्यों का सदन है, ये राज्यसभा है, जिसको स्थायी सदन, द्वितीय सदन, पढ़े लिखों का सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन और इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष सदन। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और विधानसभा के सदस्यों को आम जनता चुनती है। तो आम जनता ने विधायकों को चुना और विधायकों ने राज्यसभा के सांसदों को। तो इस तरीके से राज्यसभा के सांसद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते, इस वजह से इस सदन को अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दो पॉइंट और जो राज्यसभा के संबंध में पेपर में बनते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, संविधान के आर्टिकल, जैसे संविधान का आर्टिकल है 249। ये जो आर्टिकल 249 है, ये कहता है कि यदि कोई राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है और वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्रीय महत्व के लिए कुछ समय के लिए राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा पहल कर सकती है और पहल करके राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके लोकसभा के पास भेजती है। लोकसभा उसको पास कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, वो 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय महत्व का बन सकता है, राष्ट्रीय महत्व। लेकिन ये जो राज्यसभा है, इसकी कौन सी सदस्य संख्या उपस्थित प्लस मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव पारित कर देगा। और पारित कौन करेगी?
राज्यसभा। यानी राज्य सूची का कोई विषय है जो राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो राज्यसभा पहले पहल करेगी, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की सभा है और राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्यसभा को इसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर हम वही बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है 312, इसमें कहा गया है नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय यदि सेवा कोई जोड़नी है, बनानी है, तो ऐसी स्थिति में पहल पहले राज्यसभा करती है, क्योंकि राज्यसभा पढ़े लिखों का सदन है, इसलिए राज्यसभा पहले पहल करेगी नई अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा हैं, जिसमें IAS, IFS और IPS, ये 3 वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं। नई कोई अखिल भारतीय सेवा इसमें एक और जोड़नी है जो चौथे नंबर पे, तो सबसे पहले पहल कौन करेगी? राज्यसभा करती है। यह आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के संदर्भ में अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण बात करें, जैसे हमने संविधान का आर्टिकल पढ़ा है 352, एक पढ़ा है 356 और एक है 360। इस आर्टिकल के अनुसार ये 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है देश में, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। अगर संसद से अनुमति नहीं ली तो 1 माह बाद राष्ट्रपति आपातकाल अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यदि देश में यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो संसद से 2 माह के भीतर अनुमति लेनी होगी। यदि वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। इस वजह से यहाँ ये कहा गया है, यदि किसी प्रकार से लोकसभा भंग कर दी गई है, लोकसभा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर ये कहाँ से अनुमति ली जाएगी? तो ये फिर अनुमति कहाँ से ली जाएगी? राज्यसभा से ली जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 352 कहता है, 356 कहता है, 360। इसी तरीके से तो क्वेश्चन बनते हैं कि संसद की अनुमति लिए बिना राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कितने समय तक लगाया जा सकता है? आंसर 2 माह। वैसे इससे बनेगा 1 माह और यहाँ वित्तीय आपातकाल 2 माह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित जो क्लासें हैं इसमें योग्यता के बारे में विशेषकर बात करनी है। संविधान का एक आर्टिकल है 84, इसमें संसद सदस्य की योग्यता के बारे में जानकारी देता है। योग्यता के बारे की अगर हम जानकारी करें तो यहाँ राज्यसभा के संदर्भ में लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 30 वर्ष की। और यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है अन्य योग्यताओं की जिम्मेदारी संसद पर निर्भर करती है। तो यहाँ सेम योग्यता है, बस लोकसभा की 25 वर्ष सदस्य की न्यूनतम आयु और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वो कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का दोषी न हो। और यहाँ लिखा हुआ है अगला पॉइंट, जैसे हम कोई अगर सदस्य नहीं बन सकता है तो कौन नहीं बन सकता है? अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून का दोषी है, 10वीं अनुसूची का दोषी है, तो वो सदस्य नहीं बन सकता है। छुआछूत के मामले में कोई व्यक्ति फंस चुका है, SC ST के मामले में, तो व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट ये है कि यदि
यदि उस व्यक्ति ने अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है। तो इस वजह से सदस्य न बनने के कई ऐसे प्रावधान हैं। लेकिन 84 में लिखा हुआ है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, तो अपना वो पर्चा भर सकता है और भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।